गंगा मैया के सपूत, तुम जब से तुम्हारे चरण कमल वहां पड़े बनारस में, गंगा मैया और भी गंदी हो गई है। प्रभु 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 आप ये कृपा ना करें। आपने कहा नोटबंदी के बाद हम तो फकीर हैं, झोला लेके आए चले जाएंगे, तो अपना झोला संभाल लो फकीर चंद जी। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो वाकई तुम्हें झोला लेके जाना पड़ेगा। ऐसा काम मत करो। आतंक का मतलब भय, डर फैलाना। इस देश में आज की तारीख में भाजपा सरकार से ज्यादा डर कोई फैला रहा है, भय कोई फैला रहा है, तो सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है मुझे बताओ भाई। आप बताओ ना कौन है भाई। आप हर व्यक्ति को आप डरा कर रखना चाह रहे हैं। प्रभु अगर हम आतंकवादी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हमारा संबंध चीन से, हमसे बात क्या कर रहे हो भैया? क्यों बात कर रहे हो भाई? खालिस्तानियों से क्यों बात कर रहे हो? अगर हम खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो क्यों बात कर रहे हो? और केवल बात ही नहीं कर रहे हो, तुम हमारे सामने ये भी कह रहे हो भाई हमसे गलती हो गई, हमें कानून बनाने से पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। काय को कर रहे भाई बात? क्यों कर रहे? तुम जो 20 पेज का प्रस्ताव हमें भेज रहे हो, हम तो जो है उससे ठंड बढ़ रही है, आग लगा के थोड़ी देर ताप लेंगे, उससे हमारे लिए किसी काम का नहीं है वो। संघर्ष जारी रहने वाला। बिल्कुल, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस समाधान को कौन निकालेगा? सरकार। हम तो निकालेंगे नहीं, हम तो सरकार को हर तरह का सहयोग कर रहे हैं। वैसे तो सरकार के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं था, हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन किसान क्योंकि बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति है, किसान बहुत ईमानदार है, सज्जन है, शरीफ है, इसलिए सरकार का मान सम्मान रखते हुए जो किसान संगठन है वो वहां पर गए, सरकार के साथ बातचीत की। लेकिन सरकार ने जो अपनी बातें रखी और हमारे किसान संगठन के साथियों ने जो आंकड़े, सरकार के आंकड़े हैं, वो उनके सामने रखी, सरकार के पास उनका कोई जवाब नहीं है और सरकार को बात करने की जरूरत भी नहीं है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग बहुत सीधी सी है। ये जो कानून आपने लाए हैं, जो काले कानून हैं, न केवल किसान को बल्कि इस देश को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने वाले कानून हैं। आप इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए, संसद का आप इमरजेंसी सत्र बुलाइए, लोकसभा में, राज्यसभा में पास करवाइए कि आपने वापस ले लिए, राष्ट्रपति जी के साइन करवाइए, नोटिफिकेशन करवाइए और नोटिफिकेशन लाके बताइए कि हमने तीनों कानून वापस ले लिए और एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया। ये करके बात खत्म। आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएं। भानु प्रताप जी, यहाँ पे जो कृषि मंत्री जी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो 5 बिंदुओं पे हेर फेर करने के लिए मौजूद है, यानी कि संशोधन करने के लिए तैयार हैं वो। तो फिर इसमें समस्या किस बात की? नहीं, हम संशोधन मांग रहे हैं क्या? हमने तो संशोधन की बात नहीं करी। तुम 5 क्या 50 बिंदुओं पर संशोधन करके अपनी जेब में रख लो। तुम जो 20 पेज का प्रस्ताव हमें भेज रहे हो, हम तो जो है उससे ठंड बढ़ रही है, आग लगा के थोड़ी देर ताप लेंगे, उससे हमारे लिए किसी काम का नहीं है वो। आप अपने आप रखो प्रस्ताव बना के। हमारी मांग बहुत सीधी सी है और समझ में आनी चाहिए। हम कोई ऐसा ना, कोई ये नहीं कह रहे कि हम कोई एलजेब्रा बता रहे हैं आपको, कोई गणित या केमिस्ट्री की कोई ऐसी चीज बता रहे हैं, कोई फिजिक्स के जो आपको फार्मूले समझा रहे हैं। नहीं, बहुत सीधा सा है, सीधा सा है। तीनों कानून वापस लीजिए, आप एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए, बात खत्म। जिस दिन आप ये कर दोगे हम अपने घर चले जाएंगे, आप नहीं करोगे हम यहीं डटे रहेंगे। आप ज्यादा दबाव दोगे तो भैया हमारे पास भी दबाव के तरीके, संघर्ष के तरीके हैं जो हमने शुरू कर दिया है। रिलायंस का यानी अंबानी और अडानी का बहिष्कार शुरू हो गया, जियो का शुरू हो गया, और उसमें मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था अंबानी, अडानी और इनके साथ लाला रामदेव और इनके जितने जो चैनल हैं, न्यूज चैनल, इन सबका टोटल बहिष्कार होना चाहिए। हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। लाखों लोगों ने जियो के जो सिम थे वो छोड़े, दूसरे मोबाइल फोन लिए, मोबाइल की सिम लिए, तो ये काम करना पड़ेगा और इसको हम बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। और ये तो शुरू हुआ है, इसके बाद और होना है। मैं तो अभी जाऊंगा मंच पे, मुझे मौका दिया गया तो मैं और भी चीज जोड़ूंगा कि केवल इनका बहिष्कार नहीं करना है, इनके साथ में जुड़े हुए जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके भी
जो प्रोडक्ट हैं उनका भी बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें केवल देश के उद्योगपति शामिल नहीं है, पूंजीपति शामिल नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इसमें वर्ल्ड बैंक शामिल है, इसमें IMF शामिल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो भी शामिल है, और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है, जिनसे अभी अभी हाल में मोदी जी ने कोरोना के नाम पर 54,000 करोड़ रुपए कर्जे के रूप में लिए हैं, जिनका हिसाब माननीय मोदी जी बता नहीं रहे हैं। सर, एक सवाल यहाँ पर ये है कि उनका केंद्रीय मंत्री का बयान आया है, वो ये कह रहे हैं, उनके केंद्रीय मंत्री का एक बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि जो इस तरीके का आंदोलन जो चल रहे हैं वो पाकिस्तान और चीन से देख रेख में चल रहा है। क्या इस तरीके की खबरें? मुझे आप एक बात बताइए, आपसे भी विनम्र निवेदन है, माननीय मोदी जी, गृह मंत्री जी, सारी कैबिनेट, प्रभु अगर हम आतंकवादी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हमारा संबंध चीन से, हमसे बात क्या कर रहे हो भैया? क्यों बात कर रहे हो भाई? खालिस्तानियों से क्यों बात कर रहे हो? अगर हम खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो क्यों बात कर रहे हो? और केवल बात ही नहीं कर रहे हो, तुम हमारे सामने ये भी कह रहे हो भाई हमसे गलती हो गई, हमें कानून बनाने से पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। क्या क्यों कर रहे भाई बात? क्यों कर रहे? और आतंकवादी कौन होता है इसको समझो। आतंक का मतलब भय, डर फैलाना। इस देश में आज की तारीख में भाजपा सरकार से ज्यादा डर कोई फैला रहा है, भय कोई फैला रहा है, तो सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है मुझे बताओ भाई, आप बताओ ना कौन है भाई? आप हर व्यक्ति को आप डरा कर रखना चाह रहे हैं। UAPA कानून के तहत आप निर्दोष लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हो, उन्हें जेल में ठूंस देते हो। जो NSA कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है, आप उसके तहत लोगों को बिना किसी उसके जो है सालों साल आप जेल में बंद रखते हो। डॉक्टर कफील जो हैं, डॉक्टर कफील खान, उनका उदाहरण आपके सामने है। और भी ऐसे कितने लोग हैं, हजारों की तारीख में आज भी NSA में लोग बंद हैं। UAPA के अंतर्गत दिल्ली दंगों में तकरीबन 2200 लोगों को बंद करके रखा हुआ है। तो डर कौन फैला रहा है? आपको डर लगता है ना लोगों से, आप जो हैं ये डर फैला के लोगों की जुबान बंद करना चाहते हैं। लेकिन जब इज्जत पर बात आ जाए, जान पर बात आ जाए, और अपने देश और अपने बच्चों के परिवार के भविष्य की बात आ जाए, तो भैया हमारे पास तो एक ही चारा है, मरता क्या ना करता। तुम अपनी जिद पे अड़े रहो, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय किसान, कह रहे काम की डंका बज रही है हर जगह, सराहना किया जा रहा है। किसकी ये हो रही है ना सराहना? देखिए इतना लंबा चौड़ा डंका तो नहीं बज रहा। और डंका कौन बजा रहा? जो गोदी मीडिया, गुलाम गोदी मीडिया है, जो मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाता है और केवल उनकी जो है इमेज बनाने के लिए काम कर रहा। बेचारा पत्रकारिता तो भूल गया, गोदी मीडिया गुलामी कर रहा है, पत्रकारिता भूल गया। और उसका एक ही काम है, मोदी जी की इमेज को बनाना, और जो लोग मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ में आंदोलन करें, आवाज उठाएं, उनकी इमेज को खत्म करना, यही काम कर रहा है। तो उस गोदी मीडिया की क्या बात करनी है, उसको छोड़िए। आप देश के हर व्यक्ति से जाके पूछिए, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बीजेपी के भी जो लोग हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं, आप उनसे भी ईमानदारी से पूछिएगा भाई कैमरे पे बात नहीं कर रहे तो यार वैसे बता दे, मोदी जी सही कर रहे हैं, वो भी बता देना सही तो नहीं कर रहा यार, कर तो बहुत ही गड़बड़ रहा समझना, लेकिन भैया कह मत दीजिए किसी से। ये स्थिति है, ये स्थिति और ये सच्चाई है। तो देश की 80% से ज्यादा जनता मोदी जी की और उनकी जो कैबिनेट काम कर रही है उससे परेशान है, उनको समझ चुकी है, इसलिए विरोध कर रही है। विरोध इनका जबरदस्त CAA NRC के आंदोलन में भी हुआ था। सरकार आज तक CAA NRC को लागू नहीं कर सकी। 1 साल होने के बाद, कानून पास कराने के बाद, राष्ट्रपति के साइन होकर नोटिफिकेशन के बाद भी लागू नहीं करा सकती। आज भी मैं कह रहा हूं, हिम्मत है तो लागू करके दिखाओ। दूसरा, अब जो आंदोलन है और इस आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं मेरे पंजाब के मेरे भाई, हरियाणा के मेरे किसान भाई, तो इनको पता लग गया तुम्हारी अब पाला भैया किसी और से पड़ा। एक कहावत है हमारे यहाँ देसी, हमारे उत्तर प्रदेश में, कि भैया धींगन को धींग बतेरे, घर ना तो बाहर बतेरे। तो तुम्हारे उसमें होंगे भैया, आपका पाला तुम्हारा इनसे पड़ गया, अब लीड ये कर रहे हैं, तो आपका तुम्हें पता लग जाएगी दाल आटे के भाव की। वो ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत बंद किसानों की तरफ से किया गया था, इस तरीके की जो सत्ता की जो नाव है, इस तरह के तूफान आते रहते हैं, लेकिन नाव को डगमगा, ऐसा नहीं। अगर नाव डगमगा नहीं रही तो कृषि मंत्री के बाद गृह मंत्री की एंट्री क्यों है? गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, तो चाणक्य की एंट्री क्यों हुई?
जब कृषि मंत्री नहीं संभाल पा रहे तो चाणक्य की एंट्री हुई, और चाणक्य की एंट्री का मतलब यह है, आपको समझ में आ रहा है कि यह आंदोलन कुछ और है, ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। दूसरा, इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, इसलिए गृह मंत्री जी की इसमें एंट्री हुई है। और तीसरा नहीं, बादशाह ऐसे बादशाह इस देश में जो अपने आप को बादशाह समझते हैं, चाहे हलाकू रहा हो, चाहे चंगेज खां रहा हो, चाहे मुसोलिनी रहा हो, चाहे हिटलर रहा हो, सभी इसी मिट्टी में मिल गए। आज तक कोई नाम भी नहीं लेता उनका, ये सारे के सारे यहीं मिल जाएंगे, सबको यहीं जाना है। देखिए, ईमानदारी उनकी ये है, वो चाहते हैं देश में शांति हो, देश तरक्की करे। किसानों की मांग बिना किसी देरी के तुरंत उन्हें माननी चाहिए। कानून वापस लेके एमएसपी को कानून बनाओ और किसानों से माफी मांग के कहना चाहिए हमसे गलती हो गई, आपको हमें सड़क पे लाने की, जो हमें आपको सड़क पर लेके आए, ये होना चाहिए अगर ईमानदारी से इसको सुलझाना चाहते हैं। नहीं तो जितनी देर सरकार करेगी, आप लिख लेना, ये आंदोलन इतना तेज होगा, इतना तीव्र होगा, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में वहां तक घुस जाएगा आंदोलन जहां तक बीजेपी की और इस सरकार की कल्पना में भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। सर, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि पीएम मोदी जी कह रहे हैं ये जो बिल है वो गंगा मैया के भले भांति स्वच्छ है बिल्कुल, तो ये बात बताइए, जब इतना ही स्वच्छ मान चुके हैं तो फिर इसमें संशोधन क्यों कर रहे हैं? गंगा मैया के सुनो, गंगा मैया के सपूत, तुम जब से तुम्हारे चरण कमल वहां पड़े बनारस में, गंगा मैया और भी गंदी हो गई है। प्रभु आप ये कृपा ना करें। आपने कहा नोटबंदी के बाद हम तो फकीर हैं, झोला लेके आए चले जाएंगे, तो अपना झोला संभाल लो फकीर चंद जी। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो वाकई तुम्हें झोला लेके जाना पड़ेगा, ऐसा काम मत करो आप। ये सब कुछ लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। जो भी काम उन्होंने किया, गंगा की सफाई की आप बात कर रहे हैं, अभी आपने बात कही, गंगा की सफाई में इतना पैसा खर्च नहीं हुआ जितना गंगा के प्रचार में खर्च हुआ, जितना गंगा की सफाई के प्रचार में खर्च हुआ। दूसरा, वो मोदी जी बात कर रहे हैं जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाई। भिक्षा मांग के खाने वाला व्यक्ति आज की तारीख में इस देश में 2014 से जब वो आए हैं, उनका चेहरा दिखाने के लिए, उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए 1 मिनट में, 1 दिन की बात नहीं कर रहा, 1 मिनट यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाने के लिए विज्ञापन जो दिया जा रहा है 2014 से लेकर आज तक 2 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से खर्च हो रहा है। 2 लाख प्रति मिनट, 600 करोड़ रुपए उनकी सुरक्षा पर खर्च हो रहे हैं। 600 करोड़ रुपए आज की तारीख में जो किसान है, देश का किसान, उसकी 1 साल की आमदनी नहीं है जितने का वो 1 मिनट में केवल चेहरा दिखाने के लिए खर्च कर देते हैं। आप उनके प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप 10,000 करोड़ का, भैया तुम 18 नहीं, तुम 8 मिनट भी काम मत करो, अपने 56 इंच के साथ में देश को छोड़ के जाओ। प्रभु बड़ा आपको भुगत लिया, बहुत देश छोड़ के बसने के लिए जहाज लिया है 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का जहाज माननीय प्रधानमंत्री जी अपने लिए घूमने के लिए लाए हैं। इस देश में जहां 3 लाख लोग हर साल भूख से मर जाते हैं, 40 करोड़ लोग हर दिन भूखे पेट सोते हैं, जहां पर 25 लाख लोग केवल प्रदूषण से मर जा रहे हैं, उस देश में प्रधानमंत्री जी अपने लिए 10,000 करोड़ का जहाज, और 10,000 करोड़ का जो जहाज लाए ना, प्रधानमंत्री जी के गणित के हिसाब से उसमें 10 रफेल आते। 10 रफेल यानी वो 10 रफेल कम से कम पाकिस्तान को संभालने के तो काफी थे, है नहीं? वो ऐसी इतनी कीमत के एक जहाज में माननीय प्रधानमंत्री जी घूमते हैं। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर के जो संशोधन करने की जो बातचीत की जा रही है, क्या लग रहा है कि उससे बातचीत बनेगी? कोई संशोधन नहीं, 2 टूक, या तो कानून वापस लो तीनों और एमएसपी को कानूनी दर्जा दो, नहीं तो सरकार को बिस्तरा बांध के जाना पड़ेगा, इससे कम पे कुछ नहीं। स्वच्छ मान रहे हैं तो कैसे आप मान सकते हैं कि अपने आप में कोई भी कुछ मानता रहे? मैं अपने आप को मानता हूं मैं बहुत खूबसूरत हूं, बड़ा ज्ञानी हूं, मानता रहा भाई, कोई क्या इसमें कोई कहेगा? दुनिया मानेगी तब ना। किसान जानते हैं, मजदूर जानते हैं, आपने मजदूरों का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने मजदूरों के श्रम कानूनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये खेती बची थी और इस खेती को भी आप समझें, ये जमीन जो है इस देश की खेती, इस पे इस देश के सीधे सीधे
60% लोग यानी कि लगभग 80 करोड़ लोग इसी खेती पर निर्भर हैं। इसके अलावा उनका कोई और जरिया नहीं है। इसका मतलब आपने इन 80 करोड़ लोगों को फांसी लगाने की सोच रखी है। और इसके साथ में जुड़े हुए जो और लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो और मजदूर लोग हैं, आपने उन पूरों को तबाह करना। इसका मतलब यह है कि अगर ये श्रम कानून, ये जो कृषि कानून ये वापस नहीं हुए और सरकार इस पर लागू करने पर अड़ी रही, तो इस देश के कम से कम 120 करोड़ लोग पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और अंबानी और अडानी के गुलाम हो जाएंगे। और वो हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे, किसी कीमत पर। संघर्ष जारी रहने वाला। बिल्कुल, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।